नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ चुके हैं। सब अपने अपने ढंग से खुश या मायूस हैं। बीजेपी को तो ये ऐतिहासिक घड़ी लग रही है। आखिर उसने बंगाल में पहली बार सरकार बनाने की हैसियत हासिल कर ली है और आज अचानक उसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी याद आ रहे हैं, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी और पहले आम चुनाव में बंगाल ने 4 सीटें जीती भी थी बंगाल के पहले विधानसभा चुनाव में। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करने की और भी वजह हो सकती हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में उन्होंने जो कहा था, लेकिन आज उसका दिन नहीं है। आज उसकी बात नहीं करेंगे। इन 5 राज्यों के चुनावी नतीजों को लेकर कोई इस बात पे खुश हो सकता है कि चलो, अब पहली बार ऐसा है 50 साल में कि कहीं भी किसी भी राज्य में लेफ्ट की सरकार नहीं बची है। कांग्रेस खुश हो सकती है कि कम से कम 4 राज्यों में सरकार चला रही है और तमिलनाडु के लोग खुश हो सकते हैं कि वहां डीएमके और एआईएडीएमके के अलावा एक तीसरा विकल्प भी खड़ा हो गया है। असम में बीजेपी फिर खुश हो सकती है कि लगातार तीसरी बार वहां उसको शासन करने का मौका मिल रहा है। लेकिन लोकतंत्र के एक अध्येता के रूप में बरसों से अपने नागरिक व्यवहार के एक अध्येता के तौर पर चुनाव को करीब से देखने वाले एक पत्रकार के रूप में ये 5 चुनावी नतीजे मेरे लिए इस बात का अवसर है कि कुछ जरूरी सवाल मैं पूछूं और उनके जवाब, हालांकि सवालों के जवाब नहीं होते, सवाल सिर्फ सवाल होते, अक्सर कहता हूं, उनके जवाब तलाशने की फिर भी कोशिश करूं कि इन 5 चुनाव राज्यों के चुनावी नतीजे हमारे लोकतंत्र की सेहत के बारे में क्या कुछ कहते हैं। पहली बात तो ये कि क्या ये चुनाव सिर्फ प्रचार के बूते जीता गया? असल में बंगाल में अब डबल इंजन की सरकार है, आने जा रही है। वो कौन सा नया कमाल करेगी? एक बात, ये सवाल मैं इसलिए क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि बंगाल के विकास को लेकर एक मिथक आज से नहीं, सीपीएम के जमाने से खड़ा किया जा रहा है कि बंगाल तो बिल्कुल अविकसित है, बंगाल में तो नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है। ये सब अपनी जगह सच होगा, लेकिन विकास के पैमाने पे आप देखिए तो 91 के बाद से जो राज्य सबसे ज्यादा विकसित कहलाए, पहले महाराष्ट्र, फिर आंध्रा, जहां उदारीकरण की गुलाबी सौगातें देखने को मिली, फिर गुजरात, पंजाब, ये वो राज्य हैं कहा गया कि जो बिल्कुल मॉडल हैं, जो बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? इन 15 वर्षों में, 20 वर्षों में 15 लाख से ज्यादा किसानों ने यहां खुदकुशी की। बंगाल में किसान के मरने की खबर आपको नहीं मिलेगी। बंगाल को विकास नाम का एक कैंसर नहीं चाहिए था। और याद कर सकते हैं कि सीपीएम की सरकार असल में इसलिए नहीं की थी कि उसको विकास वो नहीं दे पा रही थी। उसने विकास का गलियारा खोलने की कोशिश की। उसने सिंगूर में टाटा का नैनो का प्रोजेक्ट बनाने की जमीन दी। उसने नंदीग्राम में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की कोशिश की और अचानक जो कैडर उसने खुद तैयार किया था वो फट पड़ा कि अरे, उद्योग के नाम पे आप हमारी जमीन लेंगे, उद्योग के नाम पे हम ये सब नहीं होने देंगे। और इसका लाभ ममता ने लिया, बीजेपी ने लिया। आज जो बीजेपी ममता को हटा के सत्ता में आई है, वो खुद एक दौर में बीजेपी को साथ लेके आगे चली थी। तो ममता ने ही बीजेपी का रास्ता बनाया था और बंगाल के विकास का जो मिथक है उसके कई बुलबुले हैं जो फूटते रहते हैं। एक बात और, जिन राज्यों में डबल इंजन सरकारें आज से नहीं बरसों से काम कर रही हैं, क्या वो बंगाल के मुकाबले बेहतर स्थिति में हैं? मैं जीडीपी की नहीं, प्रति व्यक्ति आय की बात करूंगा। प्रति व्यक्ति आय की स्थिति क्या है? प्रति व्यक्ति आय में बिहार बंगाल से 4 गुना नीचे, शर्मनाक है। वहां वर्षों से डबल इंजन सरकार चल रही है।
मध्य प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में बंगाल से बहुत पीछे है। ऐसे कई बड़े राज्य, उत्तर प्रदेश जहां बहुत बात कही जाती है कि विकास है विकास है, सच ये है कि प्रति व्यक्ति आय में कहां है। आइए, मैं कोई अपने आंकड़े नहीं दे रहा हूं, सरकारी आंकड़े हैं। 2400 के आसपास बंगाल की प्रति व्यक्ति आय है। बिहार में वो 600-800 नहीं पहुंच पा रही है। बंगाल में शायद, उत्तर प्रदेश में शायद 2000 से कुछ नीचे ही हो, तत्काल मुझे ख्याल नहीं आ रहा है। तो एक सच्चाई तो ये है कि बंगाल के विकास का के अविकसित होने का एक मिथक खड़ा किया गया। उस मिथक के आधार पर सीपीएम को हटा के ममता आई, बीजेपी का हाथ थामे आई, और अब बीजेपी ने ममता को किनारे कर दिया है। तो एक तो ये है सवाल यही, क्या बंगाल में अब डबल इंजन सरकार कोई नया कमाल करेगी? क्या वहां खुदकुशियों का कोई सिलसिला शुरू तो नहीं हो जाएगा? मैं किसानों की खुदकुशी का, मजदूरों की बेरोजगारी का, जो दूसरे राज्यों में हम सुनते रहते हैं, समाजों और परिवारों की टूटन का। खैर, अब दूसरा सवाल, इन चुनावों में हमने क्या देखा? मतलब संगीनों के साए में चुनाव नहीं होने चाहिए, ये बात लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ये चुनाव बिल्कुल सीआरपीएफ के मतलब जहां भी वोट हो रहे थे वहां सीआरपीएफ के जवान दिख रहे थे। सेना की ऐसी मौजूदगी लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी क्या करती थी, क्या वो पुलिस तंत्र का सहारा नहीं लेती थी? मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत सारी शिकायतें ऐसी आती हैं। असल में हिंदुस्तान में लोकतंत्र की एक विडंबना यह भी रही कि जो सत्ता में होता है वो अपने ढंग से चीजों का इस्तेमाल, उनका दुरुपयोग करने की कोशिश करता है। तो यहां भी वही स्थिति है। यूपी में भी कोई बंगाल से बेहतर स्थिति नहीं है। ममता अगर अराजक ढंग से शासन करती हैं तो योगी आदित्यनाथ कोई बहुत शासकीय पद्धति से शासन करते नहीं जाने जाते हैं। अगर ममता के राज्य में महिलाओं का सम्मान नहीं है, जबकि बंगाल महिलाओं के सम्मान के लिए जाना जाता है और टीएमसी के पास सबसे ज्यादा महिला सांसद हैं, प्रतिशत में 37% से ज्यादा, जो कानून पास किया गया उससे ऊपर। तो और यूपी में क्या हाल है? अगर आप वो कार अस्पताल वाली कलकत्ता की घटना को याद करते हैं तो यूपी में महिला पहलवानों के आंदोलन को याद कर लीजिए। क्या कर लिया बीजेपी ने? विनेश फोगट अब भी बोल रही हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ, लेकिन कोई सुनवाई कहीं नहीं है। तो अराजकता का जो तर्क है ये बिल्कुल खतरनाक तर्क है। और जो सबसे बुरी बात है, जिसके चलते मैं कह रहा हूं लोग कमजोर पड़ा और तंत्र मजबूत हुआ, 27 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए। कटे 91 लाख, मैं फिर दोहराऊं, लेकिन 27 लाख लोग वो थे जो वोट देने को तैयार थे, जो बैठे हुए थे कि हम तो वोट देने के लिए अपील कर रहे हैं, हमें वोट देने दीजिए। और हिंदुस्तान के चुनाव आयोग ने कहा कि ना, तुम्हारा नाम तो 2002 के कागज से मिलता नहीं है, तुम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के शिकार हो, तुम्हारी सुनवाई यहां नहीं होगी। और सुप्रीम कोर्ट उसको आगे बढ़ा देता है, ओके कर देता है। 27 लाख वोटरों का वोट तंत्र काट देता है और बोलता है कि अब लोकतंत्र सुरक्षित हुआ। तो ये स्थिति है, लोग कमजोर पड़ा है, तंत्र मजबूत हुआ है। तीसरा सवाल इस दूसरे सवाल से जुड़ा है, क्या हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं भी कमजोर पड़ी हैं? असल में आप ध्यान से देखिए तो कोई भी लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से जीता नहीं रहता है, उसको बचाने वाली और भी संस्थाएं होती हैं। न्यायपालिका होती है, मीडिया होता है, इसके अलावा चुनाव आयोग है। अलग अलग जगहों पे खड़े वो लोग, अलग अलग संस्थाओं में बैठे वो लोग जो देखते हैं कि चुनाव का नियम ठीक से खेला जा रहा है या नहीं। लेकिन हम पा रहे हैं कि यहाँ की सारी संस्थाएं जो हैं, सरकार ने उसको अपनी जेब में ले रखा है। ईडी और सीबीआई जो है उसका खेल तो हम सब जानते हैं। अभी हमने पंजाब में देखा, जिनके घर 15 दिन पहले ईडी के छापे पड़े वो बीजेपी में शामिल हो गए।
बंगाल में भी यही हुआ। शुभेंदु सरकार से, शुभेंदु अधिकारी से, जो अभी मुख्यमंत्री बनने के सबसे बड़े दावेदार हैं, उनसे सीबीआई ने सारडा स्कैम में पूछताछ शुरू की थी और यह सवाल बार बार उठा था नारडा स्कैम में भी कि उन्होंने पैसे लिए हैं। वो सारे सवाल गुम हैं क्योंकि अब वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन का हिस्सा है। राज्यपाल के पद का जितना दुरुपयोग इन दिनों हुआ है, राज्यपाल जैसे केंद्र का एजेंट होकर रह गया है, केंद्र का नहीं बिल्कुल पार्टी का एजेंट होकर रह गया है। वो बिलों को रोकना, तमिलनाडु में मुख्यमंत्री के खिलाफ राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, यही सारा उसका काम रह गया है। तो ये जो तीसरा सवाल है, ये महत्वपूर्ण सवाल है, इस पे आपको लोकतंत्र के लिहाज से विचार करना चाहिए। चौथा और सबसे अहम सवाल है, जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है, क्या हमारे समाज में सांप्रदायिकता कुछ और मजबूत हुई है? क्या हम सारे चुनाव 80 और 20 के हिसाब से लड़ने लगे हैं? क्या हम सारे चुनाव हिंदू मुसलमान में बांट के लड़ने लगे हैं? आज ही मतलब चुनावों के नतीजे आने के तत्काल बाद शुभेंदु अधिकारी जो वक्तव्य दे रहे थे, एक टीवी चैनल उसको चला रहा था, उसमें वो हिंदू बूथ और मुसलमान बूथ की बात कर रहे थे। क्या हिंदुस्तान में ऐसे बूथ विभाजन होता है? हिंदू बूथ और मुसलमान बूथ बनते हैं? लेकिन वो इसकी बात कर रहे थे। और हम सब जानते हैं बंगाल में कितने टिकट बीजेपी ने मुसलमानों को दिए, आप पता कर लीजिएगा। 33% वहां मुसलमानों की आबादी कितनी बड़ी है, उसका कितना रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में होगा, आप देख लीजिएगा। पूरे के पूरे चुनाव जो है इस मुद्दे पे लड़े जा रहे हैं और बंगाल से ज्यादा बिहार भी या तमाम राज्यों में यही एक मुद्दा रह गया है। इस आधार पे राजनीति ही नहीं, हमारा सारा समाज प्रदूषित हो रहा है। संस्थाओं की बात मैं कर रहा था, स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में इसकी छाया है, सारी की सारी पढ़ाई बर्बाद हो रही है, हम एक तरह की कट्टरता की गिरफ्त में हैं। तो दोस्तों, ये चौथा और महत्वपूर्ण सवाल था। एक पांचवा सवाल जो मेरे भीतर लगातार पैदा हो रहा है, क्या किसी ठहराव से गुजर रहा है हमारा लोकतंत्र? यानी सरकारें बदल रही हैं, हम वोट कर रहे हैं, लेकिन क्या शासन की शैली भी बदल रही है? आज जो शासन करता है वो पिछले वाले की नकल करता दिखाई पड़ता है। यानी हम सत्ता तो पलट दे रहे हैं, कांग्रेस की जगह बीजेपी सरकारें आ गई, लेकिन क्या शासन पद्धति कोई बदली? मुझे तो दिखाई नहीं पड़ता है। सीपीएम के बाद बंगाल जो है, जब ममता के हाथ आया तो उसका वैचारिक पतन भले हो गया हो, लेकिन कामकाज उसका लगभग उसी ढर्रे पे चलता रहा। अराजकता अगर उसको कहते हैं कैडर की, तो दबंगई वैसी ही चलती रही, सब कुछ वैसा ही चलता रहा। तो बीजेपी सरकारें कांग्रेस की सरकारों पे चल रही कि तर्ज पे चल रही हैं। तमिलनाडु में कभी डीएमके कभी एआईएडीएमके आती है, राजस्थान और महाराष्ट्र और तमाम राज्यों में हम देखते हैं कभी एक सरकार कभी दूसरी सरकार। अपवाद इसका असम है, जहां सांप्रदायिकता का एक उफान मौजूद है। हिमांता बिस्वा शर्मा, हालांकि वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते, कांग्रेस के नेता हुआ करते थे पहले, अब वो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। तो ये स्थिति है। हम सब जो हैं वो ऐसे लोकतंत्र हमारा ठहर गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है। ये 5 सवाल अभी हुए, 5 सवाल बाकी हैं जो इस की अगली किस्त में मैं आपके सामने रख रहा हूं। शुक्रिया।